अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। जैसा कि आपको पता है, हमने मैथ 100 जनरल मैथमेटिक की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज आप लोगों के सामने लेक्चर नंबर 3 है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये टॉपिक आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हो वो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है आपके पास मैट्रिक्स की। A matrix is a rectangular arrangement of numbers in rows and columns। आपके पास मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट होती है नंबर्स की रोज़ में एंड कॉलम में। द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें नंबर ऑफ रोज़ देखते हैं और फिर हम उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं। द एंट्रीज आर द नंबर्स इन द मैट्रिक्स। नोटेशन कैसे है? जो आपके पास मैट्रिक्स होते हैं उसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। जिस तरह ये आपके पास ए है तो ये ए कैपिटल लिखा हुआ है, और जो मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज होती हैं अगर वो अल्फ़ाबेट हैं तो उनको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ शो करते हैं। या आपके पास फर्स्ट रो है, या आपके पास सेकंड रो है, या आपके पास थर्ड रो है, और ये नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आपके पास कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो इस कॉलम को समराइज़ करके लिखा हुआ है ए आई जे। आई आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट को शो कर रहा है, जे आपके पास सेकंड एलिमेंट को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम आई को 1 पुट कर दें, ये आपके पास फर्स्ट क्या है कि आई को 1 पुट किया है और जे हम चेंज करते क्या है A11 A12 A13 A14 से 1। अब यहाँ पर आई आपके पास रो होती है और जी आपके पास कॉलम होते हैं। अब जब सेकंड में हम करेंगे तो आई आपके पास 2 यानी कि आपके पास दूसरा कॉलम हो जाएगा, दूसरी रो हो जाएगी, और ये जो जी है ये कॉलम है, यानी कि A21 फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड कॉलम, इस तरह एंड सो ऑन। अगर आपके पास किसी कॉलम की m रोज़ हो एंड n कॉलम्स हो, जिस तरह यहाँ पर है आपके पास, ये देखें आपके पर m n है ना, यानी कि फ़र्स्ट आपके पास रोज़ होती है, ये m आपके पास रोज़ हैं और n कॉलम है। जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट इंडिसेस है, आपके पास रो को शो कर रहा है। जो सेकंड इंडिसेस है आपके पास कॉलम को शो कर रहा है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रोज़ और n कॉलम्स होंगे तो फिर उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। m मीन नंबर ऑफ रोज़ और n मीन नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, हम मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ज़हन में रख लें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर का होना ज़रूरी है, यानी कि दोनों मैट्रिसेस जो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनका नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ कॉलम एक जैसे होंगे तब वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे होना है कि फर्स्ट एंट्री को आपने फर्स्ट एंट्री में प्लस माइनस करना है, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, फोर्थ को फोर्थ में, एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्शन भी इस तरह की है, ये तो इजी से है। मल्टीप्लाई, अगर हम किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट्स मीन उस नंबर ने मैट्रिक्स की हर एलिमेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई होना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 4 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 -2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 0 से भी, 4 से भी, -1 से भी। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हमने उस मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट्स के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने की भी कंडीशन होती है, हर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है? जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें से जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है
उसमें कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद ये इक्वल होगी तब मैट्रिक्स आपके मल्टीप्लाई हो सकेगी। अगर ये इक्वल नहीं होगी तब आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगी। सेम जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम आर्डर का होना ज़रूरी है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ ये इक्वल होंगे तब मल्टीप्लाई होगा। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपके पास देखें, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है या आपके पास बी मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो देखें, मल्टीप्लाई चेक करने के लिए हो सकते हैं या नहीं, आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करने हैं, ये 2 हैं, और सेकंड के आपने नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करनी है, ये भी 2 है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हैं, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकती है। तो देखें मल्टीप्लाई कैसे करना है। यहाँ से आपने रो उठानी है और सेकंड का आपने कॉलम उठाना है। ये मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। आपके पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए आपके पास है 2 3 1 1 1 0, एंड मैट्रिक्स बी आपके पास है 1 1 1 1 0 2। देखिए मल्टीप्लाई की क्या शर्त थी। मल्टीप्लाई की शर्त ये थी कि फर्स्ट में नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये देखिए इसमें 2 कॉलम्स हैं, और सेकंड में नंबर ऑफ़ रोज़, इसमें भी 2 रोज़ है, ये इक्वल है तो तब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं ए बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए आपके पास है 2 3 1 1 1 0। मैट्रिक्स बी आपके पास है 1 1 1 1 0 2। तो देखें मल्टीप्लाई कैसे करना है, ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ से हमने फर्स्ट रो उठानी है, इधर से हमने फर्स्ट कॉलम उठाना है। फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ। देखें 2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 1 के साथ, दरमियान में प्लस आएगा, और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। यहाँ से आपने रो उठाई, यहाँ से आपने कॉलम उठाया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया है, अब फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से करना है, दरमियान में थोड़ी सी स्पेस छोड़कर। उसी तरह करना है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, प्लस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 है और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 0 है। सेम हम थर्ड एलिमेंट के थर्ड कॉलम के साथ भी करेंगे। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 आपका 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम नीचे हम करेंगे, सेकंड रो के भी ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे, प्लस सेकंड एलिमेंट को हम सेकंड एलिमेंट के साथ करेंगे। फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को हम सेकंड एलिमेंट से करेंगे। यहाँ पर 1 को 1 के साथ किया, प्लस 1 को 2 के साथ किया। तो सेम इस तरह हम थर्ड रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करके मल्टीप्लाई करके उनको प्लस कर लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देख लें, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ किया है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, इनको मल्टीप्लाई किया। 2 1 2 3 1 3, ये 5 हो गया। 2 1 2 3 0 0, ये 2 हो गया। 2 1 2 3 2 6 6 और 2 8 हो गया। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स विद वंस एज द डायगोनल
and zeros elsewhere is called an identity matrix. It is denoted by I. अब स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ पर कंडीशन क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कि डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 1 होने चाहिए और बाकी जो एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा, अगर हम 2x2 मैट्रिक्स की बात करें यानी कि जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, तो आपके पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा बाकी 0, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 होगा बाकी 0। तो ये आपके पास 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह का 3x3 का करना हुआ तो फिर 3 रोज होंगे 3 कॉलम, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 होगा बाकी 0, फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 होगा बाकी 0, फिर थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 होगा बाकी 0। तो ये आपके पास 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम है। ये आपके पास 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इस तरह अगर 4x4 का देखेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा बाकी 0 होंगे, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 होगा बाकी 0 होंगे, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 होगा बाकी 0 होंगे और फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट 1 होगा बाकी 0 होंगे। ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है यानी कि 4 रोज हैं और 4 कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Inverse a square matrix B if there exists a matrix D such that BD and DB is equal to I। कोई ऐसे दो मैट्रिक्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। इनवर्स क्या है? आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं A एंड B, आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं A एंड B। अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, A को B के साथ करें या B को A के साथ करें और उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अभी आपने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, वो 2x2 होगा तो 1 0 0 1 उसका आंसर आना चाहिए, 3x3 होगा तो आपके पास ये वाला आंसर आना चाहिए, 4x4 के मैट्रिक्स होंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आना चाहिए। अगर आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, फिर हम कहेंगे A इज़ इनवर्स ऑफ B, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं B इज इनवर्स ऑफ A। तो ये आपके पास था इनवर्स की डेफिनेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात हो रही है, समेशन लिखी हुआ है, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे इसको कैसे करते हैं, अब इसकी आपको समझ नहीं आनी। यह आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसमें जो x के कोफिशिएंट होते हैं उसका ये एक मैट्रिक्स बनता है और फिर यहाँ पर जो इक्वल की दूसरी साइड पर होते हैं ये उसका हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और ये जो अंदर वेरिएबल्स होते हैं उसका हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर वेरिएबल के आंसर निकालने हो तो x इक्वल टू A इनवर्स B, यानी कि जो मैट्रिक्स A होगा उसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे, उसको B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेरिएबल के आंसर आ जाएंगे। इसको हम इनवर्स मेथड कहते हैं वेरिएबल्स का निकालने के लिए। अ मैट्रिक्स इज इन एचेलर फॉर्म इफ इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1, एचेलर फॉर्म में क्या होगा, एवरी नॉन जीरो रो बिगिन विद द 1 कॉल्ड अ लीडिंग 1। आपके पास जो नॉन ज़ीरो रो होगी उसका वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। एवरी लीडिंग 1 इन अ लोअर रो इज़ फर्दर टू द राइट ऑफ द लीडिंग 1 अबव इट। यह भी मैं आपको बात समझाता हूँ। इफ़ देयर आर ज़ीरो रोज, अगर इसके अंदर कोई ज़ीरो रो है, ज़ीरो मीन कोई ऐसी रो है जिसकी तमाम एंट्री ज़ीरो है, दे आर एट द एंड ऑफ द मैट्रिक्स, तो वो उस मैट्रिक्स के एंड पर लिखी जाएंगी। अब बैचलर फॉर्म क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है
तो उसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी एलिमेंट जो मर्जी हो जाए। फिर इस 1 के नीचे वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, उससे अगला एलिमेंट यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, इससे आगे वाला जो मर्जी हो जाए। फिर अब यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 1 हो, तो ये वाली जो फॉर्म होती है ये एचेलॉन फॉर्म होती है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट आपके पास 1 1 होने चाहिए और 1 के नीचे तमाम एलिमेंट जो हैं वो 0 होना चाहिए। ये मैंने 3x3 में एचेलॉन फॉर्म लिखी है। तो ये वाली जो फॉर्म होगी, अगर मैं 4x4 में लिखूं तो ज़रा देखिए, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास फर्स्ट रो का 1 होना चाहिए, बाकी एलिमेंट जो मर्जी हो जाए। फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, इससे लेफ्ट साइड पर 0, इधर जो मर्जी नंबर हो जाए। फिर थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 होना चाहिए, इससे लेफ्ट साइड पर 0, यहाँ पर जो मर्जी जो नंबर हो जाए। और फिर फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट 0 और उसके लेफ्ट साइड पर तमाम एंट्री 0 होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं एचेलॉन फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं। A matrix is in reduced echelon form if in addition to the above three properties has also the following properties. Every other element in a column containing a leading one is 0. क्या बात हुई है कि अगर reduced echelon form होगा तो फिर क्या कंडीशन होगी? फिर आपके पास कंडीशन ये होगी कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 होने चाहिए और बाकी तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए। एक्चुअल फॉर्म में था कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो और इनके नीचे ये वाले एलिमेंट 0 हो, ये वाले जो मर्जी हो जाए। लेकिन आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में क्या कंडीशन है? रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ये कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट तो 1 1 हो और इनके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जो हैं वो 0 हो। ऐसी कंडीशन होगी जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। और इससे पहले जो कंडीशन है ये वाली जो कंडीशन है इसको अपर ट्रायंगल भी बोलते हैं। अपर ट्रायंगल क्या होती है? तो ये देखें, ये ट्रायंगल एक बन रही है ना, कि ऊपर ट्रायंगल बन रही है, बाकी तमाम 0 है। इस तरह की लोअर ट्रायंगल भी होती है। लोअर ट्रायंगल क्या होती है? यहाँ पर नीचे 0 थी, वहाँ पर ऊपर 0 आ जाए, जहाँ पर 0 है यहाँ पर कोई नंबर आ जाए तो वो लोअर ट्रायंगल बन जाएगी। अब मेथड है कि आपके पास कोई इक्वेशंस हैं तो उनको आपने सोल्व कैसे करना है, ये ज़रा देखिएगा। इनको सोल्व करने के आपके पास मेथड्स हैं। जो बेसिक मेथड है वो तो आपके पास इन्वर्स मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और ग्रामर रूल है। तो एचेलॉन फॉर्म भी है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी है, आगे जाकर गॉस जॉर्डन मेथड भी होता है, वो आगे की बात है। तो ये मैं आपको सोल्व करके देता हूँ। यह आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है, x + 2y + z = 1। ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। तो इसको ये इक्वेशन फॉर्म में इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये जो फर्स्ट रो आपके पास है, ये फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट आपने लिखने हैं, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है वो यहाँ पर आ गया, y का कोफिशिएंट 2 है ये यहाँ पर आ गया, z का कोफिशिएंट 1 है ये यहाँ पर आ गया। फिर सेम सेकंड इक्वेशन है तो सेकंड रो में आएंगे, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 2 है ये आ गया, y का कोफिशिएंट 2 है ये आ गया, यहाँ पर 0 नहीं है, इट्स मीन इसका कोफिशिएंट 0 है, सॉरी z नहीं है इसलिए इसका कोफिशिएंट 0 है। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 5 है और z का कोफिशिएंट 4 है। सिंपल फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट आप लिखेंगे, फर्स्ट रो बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखेंगे सेकंड रो, थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखेंगे तो थर्ड रो। इसके आगे आपने एक कॉलम मैट्रिक्स लगाना है, वो वेरिएबल पर मुश्तमिल होगा। वेरिएबल कौन से यूज़ हो रहे हैं? x, y एंड z इज इक्वल टू, फिर कॉलम मैट्रिक्स कौन सा आएगा? इक्वल के बाद जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स में आ जाएंगी। उसके बाद हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है।
आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास कि आपने ये वाला सारा मैट्रिक्स लिखना है और उसके आगे ये जो आगे वाली वैल्यू है इक्वल के बाद वाली वो सामने लिख देनी है। ये आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स ए है और ये वाली आपने वो आगे इक्वल के बाद वाली जो वैल्यूज हैं वो लिखी हुई हैं। अब हमने करना क्या है, हमने इसको एचलन फॉर्म में चेंज करना है। एचलन फॉर्म क्या था आपके पास, एचलन फॉर्म ये था कि आपके पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो ये बात तो कंप्लीट है। सेकंड में क्या करना था आपने कि इस 1 के नीचे ये दोनों नंबर 0 होने चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इस रो 2 में हमने ऐड किया और फिर माइनस किया और फिर हमने R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसको हमने R3 में से माइनस कर दिया। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे आप ये देखें, ये रो, इसको रो ऑपरेशन बोलते हैं। ये जो आगे वाली होती है रो, इस आगे वाली इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फर्स्ट रो तो ऐसी ही आ जाएगी। फ़र्क पड़ना है तो इस सेकंड रो पर पढ़ना है और थर्ड रो पर। कैसे पढ़ना है कि R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करना है। देखें फर्स्ट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2, उस 2 को 2 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे 2 2s are 4, 4 में से हम जब 2 को माइनस करेंगे, 2 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। यहाँ पर 0 -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, और यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में से 2 को माइनस किया, ये आपके पास 0 आ गया। सेम हमने रो 3 से भी किया है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अब क्या आ गया, हमें यहाँ पर ना 1 चाहिए एचलन फॉर्म के लिए। तो आप नीचे रो में देखें यहाँ पर 1 मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, हम इन दो रो को इंटरचेंज कर देते हैं। ये इंटरचेंज की लामत है 2 3 का मतलब है कि रो 2 और 3 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, उनकी जगह चेंज कर रहे हैं। रो 3 ऊपर चले जाएगी, रो 2 नीचे आ जाएगी। आप देखें यहाँ पर हमें माइनस नहीं चाहिए, प्लस चाहिए। तो क्या करेंगे, हम रो 2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, बाकी दोनों रो सेम है आ गई हैं, और R2 को हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साइन चेंज हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाला 2 0 बनाना है, ठीक है, और ये वाला 2 भी हमने 0 बनाना है। उसके लिए हमने क्या किया कि R1 में से हमने माइनस किया R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ के पास R2 है, वो आपके पास उसको चेंज कर रहा है रिड्यूस एचलन फॉर्म में। रिड्यूस एचलन फॉर्म कौन सी है कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, बाकी ऊपर भी 0 हो, नीचे भी 0। तो R1 में से हमने क्या माइनस किया, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, तो ये आपके पास R1 बन जाएगी। और R3 में हमने क्या किया है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड किया, R1 में से माइनस किया, R3 में ऐड किया, तो ये आपके पास आ गया। अब देखें यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 बनाने के लिए इसको -4 पर डिवाइड करना पड़ेगा। R3 को -4 पर डिवाइड किया, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर हमें 0 चाहिए था, यहाँ पर हमें 0 चाहिए, और यहाँ पर भी हमें 0 चाहिए। तो क्या करेंगे हम कि R1 में से R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। ये देखें ये 3 है, ये 3 1s are 3, इसमें जब माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। और R2 में हम R2 और R3 को हम ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो ये देखें ये आपके पास रिड्यूस एचलन फॉर्म बन गई है। तो ये जो 1 है ये समझिए x है, तो ये जो लास्ट कॉलम है ये आपके पास इसकी वैल्यूज़ है कि x = 0 है, ये सेकंड एलिमेंट आपका y है, y = 1 है, थर्ड एलिमेंट आपका z है, z = -1 है। तो ये आपके पास मेथड है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने का बाय एचलन फॉर्म या फिर रिड्यूस एचलन फॉर्म। यहाँ पर उसने तमाम डायगोनल एलिमेंट 1 1 किए हैं और ऊपर और नीचे 0 किए हैं, तो ये रिड्यूस एचलन फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं।
गिवन ऑन n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स मीन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है. इफ द आर्गुमेंट मैट्रिक्स AI where I is the n cross n identity matrix can be row reduced to a matrix IB, then B is the inverse of A. If AI cannot be reduced to AIB, then A does not have an inverse. यह आपके पास थ्योरम था कि अगर हम उसको रो रिड्यूस मैट्रिक्स में चेंज कर लेते हैं तो आपका इन्वर्स आ जाएगा. क्वेश्चन में आपको मज़ीद समझ आएगी. यहाँ पर आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको आपने क्या किया है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है. अब हम असल में इस मैट्रिक्स का क्या करना चाह रहे हैं, इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं. तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, यही मैट्रिक्स लिखना है और इसके आगे ये जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है. ये देखें ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो यहाँ तक तो ये 3x3 का मैट्रिक्स आ गया और इसके आगे आपने क्या किया है 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दिया. अब आपने ये जो 3x3 का मैट्रिक्स एंट्रीज है ना, इनको आपने डायग्राम बनाना है. डायग्राम मीन 1 1 1 बनाना है, ऊपर 0 0 और फिर इनके सामने ये वाला जो आंसर आएगा जो डायगोनल एलिमेंट बनता जाएगा वो इसका इन्वर्स होगा. सेम काम जिस तरह आपने रिड्यूस में किया यही काम इसमें करना है. यहाँ पर 2 की जगह पर आपने 1 बनाना है, यहाँ पर भी 2 की जगह पर 1 बनाना है, 0 की जगह पर 1 बनाना है, बाकी सारे 0 बनाने हैं. जो ऑपरेशन इधर आ जाएंगे ऑपरेट होंगे, एंड पर आपके पास आंसर आएगा तो वो इसका इन्वर्स होगा. ये देखें अब ये वाला आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, उसके सामने ये जो आया है वो गिवन मैट्रिक्स का आपके पास इन्वर्स था. ये आपके पास इन्वर्स है. तो इन्वर्स मेथड में क्या था, x इक्वल टू a इन्वर्स b. हमने a का इन्वर्स निकाल लिया है, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी. b आपके पास कॉलम मैट्रिक्स था जो इक्वल के आगे वैल्यूज थी. ये जो इक्वल के आगे वैल्यूज थी 1 1 एंड -1. ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स भी था. अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. मल्टीप्लाई कैसे करना है, इधर से रो उठानी, इधर से कॉलम. फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ. सेम हमने काम करना है. ये आपके पास आंसर आ गया. तो ऊपर वाला आंसर आपका x का होता है, नीचे वाला y का होता है, उससे नीचे वाला z का होता है. नेक्स्ट आपके पास डिटर्मिनेंट है. तो ऐसा करते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा बिकॉज पे ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा. तो ये मैट्रिक्स के बारे में मैंने समझा दिया है. एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, और आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म यूज़ करके कैसे वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड जी की वैल्यू फाइंड करनी है, और रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन फाइंड करके यूज़ करके आपने कैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, और फिर इन्वर्स मेथड के साथ आपने एक्स वाई एंड जी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा कि आप इसको इन्वर्स मेथड से करें तो आपने उसको इन्वर्स मेथड से ही करना होगा, और अगर जस्ट आ जाएगा सोल्व तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म लगा लें चाहे आप इन्वर्स मेथड लगा लें. तो आज के लिए इतना ही. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.